नमस्ते, जय हिंद। जैसा कि इंट्रोडक्शन में आपको हम बताए थे कि हम अभी जीएस का क्लास देंगे जिसमें हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स बताएंगे। इकोनॉमिक्स बताए हैं और हिस्ट्री, दोनों सब्जेक्ट को ना साथ साथ लेकर चलेंगे। देखिए, एक चीज पर हम बार बार फोकस कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि हो सकता है कि हमारा जीएस का जो वीडियो क्लास होगा उसमें फैक्ट हम कम बताएंगे। फैक्ट की तरफ मत भागिए। फैक्ट अगर आपको पढ़ना ही है तो मार्केट में लूसेंट है, क्रॉन है और भी बहुत सारा पब्लिकेशन का बुक है, आप उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट आपका डेवलप होगा ना, वो कॉन्सेप्ट मैं आपका डेवलप करूंगा। जैसे हम कई बार बताए हैं आपको, बार बार बोलेंगे, बोलते हैं और बोलते रहेंगे भी कि मैथ, रीजनिंग और साइंस को समझकर पढ़ा जाता है ना। जीएस को एक बार समझकर पढ़िए, आप यकीन मानिए आपके अंदर इतना कैपेबिलिटी होगा कि जिस तरह से आज हम आप लोग को बता रहे हैं आप भी किसी और को बताइएगा। तो हम लोग पढ़ेंगे आज इतिहास। इतिहास, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। हम लोग इसमें प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री को लेके चलेंगे। देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री में भी पहले शुरुआत है आपका आदि मानव के आगमन से, उसके पहले कुछ है, उसके बाद में मानव का विकास कैसे होता है, शिकार करना कैसे हुआ, खाना पकाने के लिए पहले कच्चे मांस खाते थे, ये सब चीजें से शुरुआत है प्राचीन इतिहास में। लेकिन ये सब चीज आपको हम नहीं बताएंगे। हम आपका चलेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास में हड़प्पा से लेके चलेंगे। इसका कारण क्या है ना कि अगर वहां पर आपको शुरू करेंगे तो हमें एक्सपीरियंस है और आपको बताएंगे तो एक तो वो चैप्टर वाउ है, दूसरा कॉन्सेप्चुअल नहीं है, बिल्कुल फैक्चुअल है। आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा तो फिर इतिहास पढ़ने का मन नहीं लगेगा। और वही तो हम बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट पैदा करना है, समझने का प्रयास करना है। एक बार जब चीजों को समझ जाइएगा ना तो फिर याद करना बहुत ही इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। आप एग्जाम वगैरह देते होंगे तो इस एग्जाम में आप क्या देखते हैं कि एग्जाम देकर जब लड़का लोग जब बाहर निकलता है तो बोलता है कि उस एग्जाम का ना क्वेश्चन बहुत हार्ड था। कोई कहता है कि इस एग्जाम का क्वेश्चन बहुत इजी था। पता है हार्ड और इजी में क्या फर्क पड़ता है, क्या अंतर है, क्या उसका बेसिक डिफिनेशन है? उसका डिफिनेशन ये है कि जो क्वेश्चन आपको आता है वो इजी हो गया और जो क्वेश्चन नहीं आता वो हार्ड हो गया, है ना? यही चीज है ना। तो चीजों को जब तक आपको इतिहास या जीएस का हर एक चैप्टर आपको तब तक हार्ड लगेगा जब तक आपको समझ नहीं आएगा। आप समझ जाइएगा ना तो आपको इतना आसान लगेगा कि ये तो बिल्कुल मैथ है। पुट द फॉर्मूला गिव द आंसर। फॉर्मूला को पुट करना है, आंसर जैसे मिलता है ना मैथ में, वैसे ही इसमें भी आपको मिलेगा और बहुत मजा आएगा पढ़ने में। तो हम लोग शुरुआत करते हैं हड़प्पा सभ्यता से। देखिए, आजादी के पहले तक के जब तक हड़प्पा सभ्यता का हम लोग के बारे में, हम लोग को उसके बारे में पता नहीं था, तो हम लोग वैदिक इतिहास, वैदिक काल को ही मानते थे कि यहाँ से जो है मानव सिस्टम में, सिस्टमैटिक वे में रहना, जीना या एक सभ्यता का विकास शुरू हुआ। क्योंकि आदि मानव जाति, आदि मानव जो थे वो एक सभ्यता में नहीं रहते थे ना। कुछ लोग यहाँ थे घुमांतु थे ना, उनका कोई अपना भाषा था, प्राकृतिक भाषा वो बोलते थे। जैसे जीव जंतु कैसे आपस में बात करते हैं या उसी तरह से वो उनका कुछ होगा। तो हम लोग का जो लिपिबद्ध इतिहास है वैदिक काल से था। लेकिन आजादी के पहले जब अंग्रेज भारत में शासन कर रहा था, ये हड़प्पा की सभ्यता का कहानी आपको बता रहे हैं हम। तो जब वो, देखिए एक का टर्म समझाते हैं आपको, इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे, जो कि आज मोदी जी उसको प्राइवेट कर रहे हैं, कर दिए हैं। लेकिन ये जो रेलवे है ना, भारत के विकास में बहुत बड़ा योगदान है रेलवे का, बहुत बड़ा योगदान है। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे की शुरुआत करके बहुत बड़ा भूल की है। इसकी चर्चा आपको हम मॉडर्न हिस्ट्री में करेंगे। ये जो रेल है, ये रेल आज नहीं होता ना तो भारत आज शायद ही आजाद होता। बहुत सारा कारण है भारत की आजादी में रेलवे, ये कारण नहीं है।
लेकिन रेलवे का कारण महत्वपूर्ण कारण है। अंग्रेज लोग तो रेलवे को इसलिए लेकर आए थे कि कच्चे माल जो है सुदूर क्षेत्रों से ढोने में उनको सहूलियत होगा, और दूसरा चीज कि जो उनके कल कारखाने में जो माल तैयार हो रहे हैं उसको भी भारत में डिस्ट्रीब्यूट करने में आसानी होगा। रेल तो इसलिए लेके आए थे, लेकिन रेल ने कुछ और कारनामा कर दिखाया, बहुत सारा चीज है, उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। क्योंकि अभी हम लोग प्राचीन इतिहास हड़प्पा सभ्यता में है, तो इसके बारे में बताते हैं। जब रेलवे का विकास के क्रम में रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था ना, तो होता क्या है कि रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में ईंटों का जखीरा मिलता है। जखीरा समझते हैं ना, ढेर मिलता है, छोटा छोटा ढेर मिलता है शुरुआत में। तो वो अंग्रेज को लगता क्या है, या जो भी लोग रेलवे लाइन बिछाने के काम में लगे हुए थे उनको लगता है कि कोई ईंटों का संरचना भट्ठा उठा लगाया होगा, उसी का ईंटों का संरचना है। लेकिन एक के बाद एक संरचना काफी मात्रा में मिलने लगता है, और सबसे बड़ा आश्चर्य की बात वहां पर यह हो जाती है कि उसके सेंटर में, मतलब उसके परिधि में 200-300 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी मानव जीवन नहीं था, निर्जन इलाका था। अब सवाल वहां पर यह उठा कि भैया ये निर्जन इलाका में कोई भट्ठा क्यों लगाएगा। तो ये सब सूचना जो है वहां पर रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में एक चार्ल्स मोसान अंग्रेज अधिकारी था, वो अपने अधिकारियों को भेजता है। बार बार कई अंग्रेज अधिकारी जो है ना अपने सीनियर को सूचित करते हैं कि यहाँ पे रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में ना ईंटों का जखीरा मिल रहा है, और बहुत सारे ना पूरा तात्विक तरह की चीज मिल रहा है। तो एक अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स मोसान है, जो अपने अधिकारी को जब बताता है, तो 1872 ईस्वी में आपका जॉन कनिंघम, जो भारतीय पुरातत्व के जनक माने जाते हैं, सोचते हैं कि जाकर देखा जाए भाई क्या मामला है, वो आते हैं, देखते हैं। उसके बाद ही बातें शुरू हो जाती है कि क्यों न हो यहाँ पर आसपास में कोई एक सभ्यता, उन्नत सभ्यता रही होगी। तो उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का विकास जो है कैसे कैसे हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, उस सभ्यता के बारे में बहुत सारी चीजों को पता चला। एक चीज आपको बताते हैं कि ये जो अंग्रेज अधिकारी था चार्ल्स मोसान, ये 1856 में कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछा रहा था। ये बताने के लिए याद नहीं रहा, मिस हो गया था। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में कैसे कैसे शुरुआत हुआ इसके बारे में आप लोग जान गए। पहले एक चीज छूट गया, ये जो इतिहास है ना, इसको 3 भाग में बांटा गया है। एक हो गया प्राग इतिहास, आदि इतिहास और ऐतिहासिक काल। प्राग इतिहास किसको कहते हैं? प्राग इतिहास मतलब प्री हिस्ट्री, कि लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था, कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, मतलब अनुमान के आधार पर इतिहास को मूल्यांकित किया जाता है। तो वो जो इतिहास है प्राचीन इतिहास का, प्राग इतिहास काल कहलाता है। अब आदि इतिहास है, इस इतिहास में लिपि का ज्ञान हो गया था। जो स्क्रिप्ट है ना, अभी हम लोग जैसे हिंदी में बात कर रहे हैं, ये क्या है? देवनागरी लिपि है। तो लिपि का विकास हो गया था, लिखित साक्ष्य भी मिलता है, लेकिन समस्या है ना कि उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, दिक्कत ये आ गया। तो वो आदि इतिहास है। ये जो लिपि का विकास हुआ था, एक अनुमान ये भी लगाया था कि उसी के आसपास जो कृषि का विकास है, जैसे धान गेहूं या जो भी कृषि किया जाने लगा, उसी के आसपास में नवपाषाण में कृषि का विकास होता है। वहां से लेके 600 ईसा पूर्व तक का जो काल है, उसका बहुत सारा मतलब पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है और बिल्कुल लिपिबद्ध मिलता है, लेकिन समस्या है कि उसको पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए इसको आदि इतिहास में रखा गया। और तीसरा पार्ट है ऐतिहासिक काल। इस काल में लिपि का विकास हो गया और लिपि को पढ़ा भी जा सका है, ठीक है, तो वो हिस्टोरिकल एज में आ जाएगा। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जब आप लोग पढ़िएगा तो 2 नाम आएगा। एक नाम आता है आपका, कहीं कहीं देखिएगा हड़प्पा सभ्यता लिखा हुआ और कहीं कहीं देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता लिखा हुआ।
तो हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि इस पूरे सभ्यता का प्रथम खुदाई स्थल जो था वो हड़प्पा ही था। हड़प्पा से ही खुदाई शुरू हुआ था, इसलिए इस सभ्यता का नाम जो है हड़प्पा सभ्यता रखा गया। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों रखा गया? देखिए, मानव जाति का विकास या मानव सभ्यता का एक क्रमबद्ध विकास प्राचीन इतिहास में जहां जहां पर देखा गया है उसमें एक कॉमन चीज ये देखी गई है, वो नदी घाटी के आसपास के क्षेत्रों में ही एक सभ्यता का विकास हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता जैसे आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गया, मिस्र की सभ्यता हो गया, जैसे मिस्र की सभ्यता है ना, मिस्र नदी के आसपास के क्षेत्रों में उनका विकास हुआ है। तो इसी तरह सिंधु घाटी की जो सभ्यता है ये सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में हुआ है, और जो इतिहास के पुरातात्विक विद हैं उनके परिपाटी के अनुसार जो सभ्यता जिस नदी के आसपास में विकसित हुआ है उस सभ्यता का नाम उस नदी के नाम पर ही रखा गया है, उस नदी घाटी। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता, इस सभ्यता का नाम जॉन मार्शल ने रखा। क्यों रखा इसका चर्चा अभी आपके सामने हम कर दिए हैं। अब आगे चलते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे स्थल हैं, बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े स्थल हैं, जिनमें आपका हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, चामुंड्रो हो गया, कालीबंगा हो गया, कोट दिज्जी हो गया, रंगपुर, ये सब जो स्थल है इसके कौन कौन उत्खनन करता है। जैसे हड़प्पा का दयाराम साहनी हो गया, हड़प्पा का खोज कब हुआ था या खुदाई पहली बार कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, चार्ट को तो आप लिख लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा, लेकिन जो एग्जाम के दृष्टिकोण से आपका महत्वपूर्ण है वो अभी जो ये फेमस जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं 12 के नाम दिया हुआ है, और वर्तमान स्थिति मतलब हड़प्पा जो है वर्तमान में साहिवाल जनपद पाकिस्तान में स्थित है, आपका मोहनजोदारो भी जो है पाकिस्तान में है, चामुंड्रो जो है वो भी आपका पाकिस्तान में है, कालीबंगा अपने भारत में है, कोट दिज्जी जो है वो भी पाकिस्तान में है। तो इस तरह से चार्ट को आप कर लीजिएगा। अब आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। पता है सिंधु घाटी सभ्यता ना बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जैसे अंग्रेज लोग आज हम लोग पर शासन किए तो क्या कहकर शासन किए थे कि तुम लोग शासन करने लायक हो ही नहीं, तुम्हारा जन्म ही हुआ है किसी के द्वारा शासन करने के लिए। बहुत इंटरेस्ट आएगा इतिहास में आपको। अंग्रेज हम लोग को बेवकूफ बना के हमारे ऊपर शासन किए हैं। आपको एक चीज बता देते हैं कि हमारा साइंस इतना डेवलप है ना, हवाई जहाज का आविष्कार भले ही राइट ब्रदर्स कर ले, लेकिन हमारा जब पुरातात्विक साक्ष्य निकल के आता है, ऐतिहासिक स्रोत निकल के आता है, तो रामायण में आप लोग ने पढ़ा होगा पुष्पक विमान। तो ये पुष्पक विमान हवाई जहाज से पहले का है ना, तो हम लोग का जो टेक्नोलॉजी है कितना आगे है। अभी वर्तमान में आपने पढ़ा होगा कि क्या बोलते हैं हिग्स बोसोन एक तत्व का मतलब फॉर्मेशन हुआ है, ये जो है गॉड पार्टिकल। भैया इस गॉड पार्टिकल के बारे में हम लोग पहले ही ऋषि कनाद बता चुके हैं ना, तो हमारा कितना उन्नत इतिहास रहा है। दिक्कत क्या हुआ कि अंग्रेज लोग आए या उसके पहले जो भी आक्रमणकारी आए भारत में, वो हमारा इतिहास को ही नष्ट कर दिए और हमें ये बताएं कि तुम बेवकूफ हो। जैसे एक एग्जाम्पल आपको हम देते हैं कि आप ये चीजें पहले कभी सुन भी रखे होंगे कि चील के बच्चा को अगर मुर्गे के झुंड में रख दिया जाए, जो मुर्गा जाति होता है उसके झुंड में रखा जाए, तो वो भी चील जो है ना मुर्गे के भांति ही रह जाएगा पूरे जिंदगी भर, कभी ऊंची आसमान में वो उड़ान नहीं भर पाएगा। या दूसरा एग्जांपल एक हाथी को आपको बताते हैं। हाथी का जब एक बच्चा होता है तो उस बच्चे को ना रस्सी पहना दिया जाता है। रस्सी मतलब जो आसानी से टूट जाए। जब हाथी उस रस्सी को पहनता है हाथी का बच्चा, तो उसको तोड़ने का प्रयास करता है, लेकिन वो उसको तोड़ नहीं पाता है। और जब बड़ा हाथी हो जाता है ना, तो वो मान लेता है अपने अंदर कि रस्सी हमसे नहीं टूटेगा, और बाद में भी उस बड़े हाथी को भी ना उसी रस्सी से बांध कर रखा जाता है।
तो हम लोग एक चीज और आपको बताते हैं, ये भी चीज छोड़िए, आपके गांव घर समाज ये जो लोग हैं ना आपको बढ़ने नहीं देते होंगे। जैसे एक बच्चा अगर कहता है कि हम पीसीएस का तैयारी करेंगे, सिविल सर्विस का तैयारी करेंगे, एसएससी का तैयारी करेंगे, पता है उसके अगल बगल के अरे यार तुमसे नहीं होगा, तो हम कहते हैं आपसे कि आप उनसे पूछिए कि किससे होगा। अरे भैया जो आईएएस बनता है, जो बीपीएससी निकालता है, जो एसएससी निकालता है, या जो कांस्टेबल जीडी निकालता है, वो कहीं आसमान से टपकता है कि हम ही लोग में से एक होता है। तो चलिए इस सब चीज के बारे में डिस्कस बाद में करेंगे, ऐसे ही हम लोग बता दिए। तो हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक विस्तार पर चर्चा कर रहे हैं। ये जो भौगोलिक विस्तार है हड़प्पा, जैसे भारत का विस्तार किस तरह से है, ये चौतरफा है ना, उसी तरह से हड़प्पा सभ्यता का जो विकास है, जो भौगोलिक विस्तार है, ये त्रिभुजाकार है, ऐसे ट्रेंगल के आकार का है। इसका क्षेत्र वैसे भारत का क्षेत्रफल कैसे है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, तो उसी तरह से इसका क्षेत्रफल जो है लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। अब चूंकि त्रिभुजाकार है तो इसका 3 गो सीमा होगा। तो इसका जो उत्तरी सीमा है वो जम्मू में मांडा मतलब मांडा एक स्थल निकल के आया था, तो उसका जम्मू कश्मीर में भी वर्तमान में पड़ेगा। तो जम्मू में मांडा और पंजाब में रोपर स्थित है। इसकी दक्षिणी सीमा का अगर बात करेंगे तो महाराष्ट्र में दायमाबाद और गुजरात में भगतराव स्थित है। इसकी पूर्वी सीमा बरगांव, मनपुर, आलमगीरपुर है, जो गंगा यमुना में है। उस समय तो नदी गंगा यमुना वहां पे नहीं बह रहा था, वर्तमान में गंगा यमुना नदी बह रहा है उसके ऊपर से। और पश्चिमी सीमा जो इसका है सुरकोटडा और सुतके गेंडोर है। ये जो सुरकोटडा और ये जो सुतके गेंडोर है ये वर्तमान में बलूचिस्तान में है और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे सूखा स्थल है। जैसे भी भारत में वर्तमान में सबसे सूखा स्थल कहाँ है, जैसे राजस्थान का रेगिस्तानी इलाका है ना, वहां पानी नहीं पड़ता है, पानी के लिए लोग तरसते हैं। उसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का ये सुरकोटडा और सुतकेंगडोर जो है बलूचिस्तान में सबसे सूखा है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का जब खुदाई किया गया, अभी भी लगातार खुदाई किया जा रहा है। ग्राउंड लेवल वाटर थोड़ा ऊपर होने के कारण पूरा खुदाई सही से नहीं हो पाता है या नहीं हो पा रहा, टेक्नोलॉजी लगाया जा रहा है। तो वर्तमान में अभी इस पूरी सभ्यता के 100 से ज्यादा स्थान मिले हैं। इसमें 6 स्थल को महानगर घोषित किया गया है। जैसे कैसे छोटा शहर है तो उसको नगर कहते हैं, बड़ा शहर है तो इसे कैसे आज के डेट में जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में दिल्ली आता है, बेंगलोर आता है, हैदराबाद आता है। तो अभी जो 100 से ज्यादा स्थल मिला है, लेकिन इसमें 6 को ही महानगर कहा गया है। ये महानगर कौन कौन है भाई, तो आपका हड़प्पा है, मोहनजोदारो है, चाहुंद्रो है, लोथल है, कालीबंगा है, बनावली है। हड़प्पा आपको पता है, बता चुके हैं कि यह पंजाब पाकिस्तान में है तथा सर्वप्रथम यहीं से खुदाई शुरू हुआ था। मोहनजोदारो इसका शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। चाहुंद्रो आपका सिंध पंजाब में है। लोथल में आपका बंदरगाह मिलता है जो यह गुजरात में है। कालीबंगा इसका शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां है, राजस्थान में स्थित है। बनावली यह हिसार हरियाणा में। एक चीज और बताते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे स्थलों से तरह तरह के, कहीं से आपको क्या बोलते हैं शिव का मूर्ति मिलता है, आपका नटराज की मूर्ति मिलता है, कहीं से आपको चूड़ी मिलता है, कहीं से आपको जूते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है, कहीं से आपका हल का मॉडल मिलता है। ये चार्ट में आपको हम बना के दे देंगे, क्योंकि बार बार ना प्रश्न वहां से पूछे जाते हैं, तो एक जगह रहेगा तो याद करने में सहूलियत होगा और समझने में भी। तो हम लोग भौगोलिक विस्तार देख लिए। अब एक चीज और देखिए, ये सिंधु घाटी सभ्यता से कोई एक शहर आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, कोई एक जगह लीजिए, शहर ही ले लीजिए। जैसे मान लीजिए दिल्ली शहर है, दिल्ली शहर में अचानक से भूकंप आ जाता है। तो जब भूकंप आ जाता है तो पूरा दिल्ली का शहर नीचे दब गया। अब ऊपर क्या हुआ, फिर से एक नया मतलब मानव जाति जो है दिल्ली में निवास करने लगा, फिर भूकंप आ गया। तो 2 बार 3 बार भूकंप आता है। तो जब खुदाई होगा तो जस्ट पहले वाला जो भूकंप में दबे हुए चीज था मिलेगा, ज्यादा खुदाई करेगा
तो फिर उससे पहले वाला भूकंप में जो दबा हुआ चीज था वो मिलेगा, उससे बाद भी फिर खुदाई करेगा तो उससे पहले वाला जो भूकंप में दबा हुआ जगह था वो मिलेगा। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, कहीं कहीं पर जब खुदाई किया जाता है तो 3 कालक्रम में उस जगह में मानव जाति रहने का साक्ष्य मिलता है। अब आप बोलिएगा कि पता कैसे चलता है भाई कि 3 काल का है? वही कार्बन डेटिंग मेथड है। जब कार्बन, जैसे मान लिया जाए कि पहले स्तर का खुदाई से कार्बन डेटिंग मेथड किया गया, सेकेंड स्तर के खुदाई में जो कार्बन डेटिंग मेथड किया गया उससे जो काल हमको निर्धारण किया गया, वो जो समय कितना पुराना है, तो दोनों में 500 साल 1000 साल का अंतर है। तो चीजें समझ में आ गई ना कि एक ही जगह पर नीचे में खुदाई हो रहा है तो 3 कालक्रम हमें मिल रहा है, वही कार्बन डेटिंग मेथड से पता चलता है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको भी कई कालखंड में बांट कर देखा जाता है। हालांकि ये कालखंड की जो बातें हैं वो सारे जगहों पर नहीं देखने को मिलते हैं, कुछ ही जगहों पर देखने को मिलते हैं, उसका भी आगे विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो पूरी सभ्यता कई कालखंड के लोगों द्वारा अर्जित की गई अनुभवों के निर्माण का प्रतीक है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, बहुत ही साइंटिफिक सभ्यता है, चर्चा करेंगे। जैसे इसके समकालीन सभ्यता आपको बताए थे कि मिस्र की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है। ये सभ्यता इतना साइंटिफिक सभ्यता है, जैसे आज के डेट में जब लोग घर बनाते हैं तो रोड पर खिड़की नहीं देते हैं, कारण चाहे जो भी हो, जैसे चोरी हो जाएगा या प्राइवेसी या जो भी चीज है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। सड़कें आज के डेट में कैसे है? बिल्कुल चौकोन। ठीक उसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का भी जो सड़कें हैं ना, बिल्कुल मतलब एक क्रमबद्ध में साइंटिफिक तरीके से बनाया हुआ है। बाकी समकालीन सभ्यता का देखा तो मनचाहा मोड़ लेगा, एकदम लहरिया कर, जिसे कैसे कोई मोटरसाइकिल चलाता है वो इससे आपका रोड मिलेगा। उसके बाद में और भी बहुत सारी चीजें हैं, विशेषता में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे जो नाली वगैरह का निकास हुआ है उसको अंडरग्राउंड नाली बना है, बहुत सारा चीज, जो मकान है आयताकार मिला है, बहुत सारी विशेषता है, आगे चर्चा किया जाएगा इसका। तो पूरी हड़प्पा सभ्यता कई कालखंड के लोगों द्वारा अर्जित की गई अनुभवों के निर्माण का प्रतीक है। हड़प्पा का नवपाषाण काल, मतलब इसका कई कालखंड में बांट दिया गया, तो इसका जो हड़प्पा का नवपाषाण काल है ना, ये 5500 बीसी से 3500 बीसी के बीच माना जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि प्रक्रिया की शुरुआत जो है नवपाषाण काल में ही माना गया है। यह मेहरगढ़ का एरिया जो है यूपी का एरिया है, तो मेहरगढ़ से प्रारंभ इसका माना जाता है। इसके हड़प्पा के नवपाषाण काल के बाद का काल आता है पूर्व हड़प्पा काल, तो इसका शुरुआत जो है 3500 बीसी से 2600 बीसी तक स्वीकार किया गया है। उसके बाद आता है विकसित हड़प्पा काल, जिसके बाद बेचारा का क्या कहिएगा पतन शुरू हो गया। तो विकसित हड़प्पा काल जो है 2500 बीसी से 1800 बीसी तक के स्वीकार किया गया है, और 1800 बीसी के बाद के काल को उत्तर हड़प्पा काल कहा गया है। इसी काल में हड़प्पा का पतन होता है, पतन पर भी चर्चा किया जाएगा। देखिए हड़प्पा काल के बारे में और भी कहीं कहीं कंफ्यूजन देगा, जैसे आप घटना चक्र वगैरह या कोई भी किताब देखिएगा तो हड़प्पा काल कब से कब तक है, तो आपका बोला जाएगा कि 2350 से लेकर के 1750 है, कहीं पर आपका 2400 बीसी से लेकर के 1700 बीसी माना जाता है। तो आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं हैं, हम लोग आगे डील करेंगे। एक चीज आप लोग से हम बार बार अनुरोध कर रहे हैं, आप लोग पेशेंस रखिए, हमसे जुड़ के रहिए। हमारा जो गाइडलाइन प्रोवाइड आप लोग को किया जाएगा, हम जो मटेरियल देंगे, कंटेंट देंगे, वो एक बहुत ही बेहतर और उन्नत कंटेंट आप लोग को मिलेगा। और आप विश्वास कीजिए, आपकी पूरी जीएस की सिलेबस यहाँ पढ़ाई जाएगी। मैं खुद सारा पूरा करूंगा, जितना हमसे बन पड़ेगा उतना आप लोग के लिए हम करेंगे। हमने पहले ही आप लोग को बताए हैं कि समाज के लिए हम कुछ देना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ योगदान करना चाहते हैं। तो हमारे पास सिर्फ शिक्षा है, फाइनेंशियली हम उतना स्ट्रांग नहीं है कि 10, 20, 50 लाख किसी को डिस्ट्रीब्यूट करें, लेकिन शिक्षा को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। ये शिक्षा हम खास करके उन लोगों के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जो लड़की, घरेलू कामकाज महिलाएं हैं, पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं,
या कोई लड़की है, अभी बाहर का माहौल उनके गार्जियन को लगता है कि ठीक नहीं है, लड़की बाहर पढ़ने जाएगी तो इसके साथ समस्या हो जाएगा, उन महिलाओं के लिए वीडियो समर्पित है। और उन तमाम गरीब छात्र जो कोचिंग संस्थान में शिक्षा लेने में असमर्थ हैं, एक चीज आपको हम बता देते हैं कि आपका ये जो क्या बोलते हैं शिक्षा जो हम आप लोग को दे रहे हैं, ये बिल्कुल ही उम्दा शिक्षा और उच्च क्वालिटी का रहेगा। फैक्चुअल चीज में हो सकता है कि हम कुछ कम बोले, लेकिन आपको थियोरेटिकल इतना बता देंगे और इतना समझा देंगे ना कि आपको फिर जीएस का क्लास कहीं करने की आवश्यकता नहीं होगा, आप यकीन मानिए। तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूरा पढ़ा। एक चीज और आपको, ये मेहरगढ़ के बारे में हमने अभी जो वीडियो में बताया था कि ये उत्तर प्रदेश में है, एक्चुअली हमको दिमाग में आया, ये उत्तर प्रदेश में मेहरगढ़ नहीं है, ये पाकिस्तान का एरिया पड़ता है। ये मेहरगढ़ जो आपका है, ये यहाँ पर आपका लिख देते हैं, ये जो मेहरगढ़ है ये वर्तमान में पाकिस्तान का एरिया है। हमने उत्तर प्रदेश गलती से बोल दिया था। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। आप सहयोग कीजिए, हमारे वीडियो को जितना हो सकता है फैलाने के लिए आपको नहीं कहेंगे, लेकिन उन जरूरतमंद लड़का या लड़की विद्यार्थी जो है उसके पास पहुंचाने का आप कृपा कीजिए। जब हम समाज के लिए इतना योगदान दे रहे हैं, अपना शिक्षा को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपको इतना टाइम लगा के इतना मेहनत करके बोर्ड पर लिख रहे हैं, इतना वीडियो अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पर, तो आप समाज के लिए नहीं कुछ कीजिएगा? आप भी समाज के लिए कर सकते हैं। जो छात्र को या छात्राओं को इस वीडियो का जरूरत है, उन तक पहुंचाने का कार्य आप भी कर सकते हैं ना। तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और खुद भी एक अच्छे विद्यार्थी, एक काबिल विद्यार्थी, एक होनहार विद्यार्थी की तरह मेरे साथ जुड़िए और हमारा गाइडलाइन को फॉलो कीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्ते, जय हिंद।